हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का डे 11 के इस पर्टिकुलर सेशन में क्या आप जानते हैं, 10 क्लासेस आप ले चुके हैं तो आपको पता है कॉम्बो मिलने वाला है पूरा वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम सब पे बात करेंगे सर। वोकेब समाधान बिल्कुल आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम इडियम्स एंड फ्रेजेस पे नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। मैक्सिमम हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया, जो रिमेन है वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ ग्रामर ज्ञान में कुछ ग्रामर से रिलेटेड प्यारे प्यारे से रूल्स पे बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज भाई एडवर्ब क्विज होने वाली एडवर्ब क्विज होने वाली है आपकी आज के इस पर्टिकुलर सेशन में। एडवर्ब क्विज मतलब एडवर्ब से रिलेटेड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, जिस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आस्क की गई है। तो एडवर्ब क्विज से हम 10 क्वेश्चन अभी करेंगे लास्ट में, और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या क्या करने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भाई आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें क्या खास मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही। अब पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके सामने है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, मतलब जो गलत नहीं होता, तो इनफॉलेबल। इनफॉलेबल का मतलब होता है सर अचूक, जो गलत नहीं होता, दैट इज इनफॉलेबल। ठीक है, सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब जो निश्चित, जिसे टाला नहीं जा सकता। अवश्याम भी, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवश्याम भी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे टाला जा ही नहीं सकता, दैट इज इनएविटेबल। जैसे डेथ इज इनएविटेबल। डेथ कैसी? इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता। एक ना एक दिन हम सभी को इस दुनिया से जाना ही होगा। ठीक है, सेम एज अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, सारी बीमारियों का जो इलाज है, पैनिशिया। अब इसको रामबाण भी बोलते हैं, रामबाण, रामबाण दवा। ठीक है, दैट कुड बी डॉक्ट्रिन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। देखिए, डॉक्ट्रिन मीन्स होता है सिद्धांत। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। मतलब जो यूनिवर्स के साथ गॉड को भी प्रूव करता है, ऐसे सिद्धांत को क्या बोलते हैं? पैंथेज्म। अब पैंथेज्म मीन्स क्या होता है? वैसे पैंथेज्म का मतलब होता है देव पूजा। जैसे नवग्रह, नवग्रहों की पूजा की जाती है, 9 ग्रह। ठीक है, अब अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो अलग अलग ग्रह हैं, और अगर हम धर्म की बात करें तो उसमें पूजा की जाती है, हिंदू रिलीजन में। सो पैंथेज्म मीन्स क्या होता है? एक्चुअल में देव पूजा होता है। ठीक है, सो क्लियर हुई ये पॉइंट्स? यस और नो? आगे बढ़े। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट, एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। अब जो माइनर डिटेल्स या रूल्स से पूरी तरह से रिलेटेड है, संबंधित है, पेडेंटिक। अब थोड़ा सा रिलेट करना, पेडेंटिक क्या होता है? पेडेंटिक मीन्स होता है पंडिताओ। पंडिताओ समझ रहे हैं ना, पंडितों से रिलेटेड हो गया। पंडिताओ मतलब क्या? देखिए, पंडिताओ, अब ये ताऊ से रिलेट मत करना इसको, ठीक है? इट्स पंडिताओ। पंडिताओ मतलब क्या? ये जो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं। आप पूजा को ही ध्यान रखिए, पूजा को ही दिमाग में रखिए। अच्छा, पूजा से रिलेटेड पॉइंट की अगर हम बात करें, कहीं पे कोई वर्शिप चल रही है, पूजा चल रही है, तो पंडितों को देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जल डालिए, अपने ऊपर जल डालिए, तो समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है? मतलब जो माइनर डिटेल से संबंधित है, दैट कुड बी। सो अब इसको हम रिलेट कर सकते हैं पेडेंटिक से। ठीक है, अगला पॉइंट, इमेजिन कर पा रहे हैं ना सब? ओके, अगर इमेजिन कर लिया तो कभी भूलोगे नहीं भाई। ठीक है, अब द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्सेस वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ऑन। प्लेगरिज्म। देखिए, प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? दूसरे के काव्य को, दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के लिटरेचर की, साहित्य की चोरी कर लेना।
और उसको अपने नाम से दिखा देना कि भाई मैंने किया। जैसे कोई बुक किसी ने लिखी, अपना नाम पेस्ट करके, हाँ ठीक है ये मैंने लिखी है बुक, ठीक है। तो किसी की साहित्य की चोरी करना, प्लेगरिज्म मीन्स क्या होता है, साहित्य चोरी, साहित्य चोरी, साहित्य चोरी से रिलेट करेगा प्लेगरिज्म, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज सेफ टू ड्रिंक, मतलब जो पीने योग्य है। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, पीने योग्य, ठीक है। अगला है वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सीक्रेट, मतलब जिसे सीक्रेट माना जाता है उसका वायलेशन करना, उसका उसको अपवित्र करना, दैट कुड बी, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं सैक्रिलेज। जो भी पवित्र है, कोई धार्मिक स्थल है, उसको जो अपवित्र करना का आप इससे रिलेट कर सकते। सैक्रिलेज मीन्स होता है अपवित्रीकरण, किसी भी चीज को कहीं ना कहीं किसी भी देव स्थान जो भी है, ठीक है ना, चाहे वो हिंदूज का हो, मुस्लिम्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, सिख्स का हो, तो उसको दूषित करना, दैट इज सैक्रिलेज, अपवित्र करना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थलों पे क्या होता है कि स्लीपर्स को अंदर लेके नहीं जाया जाता इन जनरल। अब अगर कोई बंदा स्लीपर्स या शूज को अंदर लेके जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपवित्र कर रहा है, सैक्रिलेज कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर्स स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट। देखिए ये वर्ड काफी बार आया है और आप जानते हैं। सिक्योर मीन्स होता है चैन की नौकरी, चैन की नौकरी, काम ना के बराबर है, पैसा और स्टेटस बहुत ज्यादा, ठीक है। अब नौकरी को आप इमेजिन करते रहो कौन सी हो सकती है ऐसी, ठीक है ना। सो सिक्योर मीन्स होता है चैन की नौकरी, मतलब पैसा आपको बहुत ज्यादा मिलता है आपके वर्क के कंपैरिजन में, दैट इज सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, द वेरी नेक्स्ट वन इज, मजा आ रहा है, ओके। सो द वेरी नेक्स्ट वन इज अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट। देखिए एक ऐसी चीज जो यादगार, जैसे बोलते हैं ना यादगार के रूप में, जैसे किसी बंदे की यादगार के रूप में कोई चीज रख ली, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे से ना बात कर पाते थे ऑन फोन, ना मिल पाते थे, ठीक है ना, सिंपल है। तो क्या होता था कि लोग एक दूसरे की यादगार अपने पास रख लेते थे कि ये चीज जब हम देखेंगे तो आपको याद करेंगे, मतलब कुछ ऐसा। सो सोवेनियर मीन्स होता है स्मारक या यादगार, स्मारक या यादगार से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, मतलब एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जिसमें गरीबी और परेशानियां बिल्कुल नहीं, जिसमें गरीबी और परेशानियां बिल्कुल नहीं है, ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी को अगर हम रिलेट कर रहे हैं, दैट इज यूटोपिया। यूटोपिया मीन्स क्या होता है, आदर्श लोक, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, आदर्श लोक, यूटोपिया, आदर्श लोक हो गया यूटोपिया आपका, ठीक है। मतलब जहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना गरीबी है, ना कोई सफरिंग है, दैट कुड बी यूटोपिया, ठीक है। एंड एग्जैक्ट द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, मतलब किसी चीज को वर्ड बाय वर्ड बोल देना, वही वर्ड जो पहले यूज किए गए थे उन्हीं पर्टिकुलर वर्ड्स को रिलेट करना। तो ये क्या हो गया, वर्बेटिम। वर्बेटिम मतलब शब्दशः, शब्दशः मतलब जो वर्ड्स है उनको एज इट इज यूज कर लेना, दैट इज व्हाट, वर्बेटिम, ठीक है। सो वर्ड टू वर्ड किसी चीज को कॉपी कर लेना, बोल देना, कुछ भी, ठीक है। क्लियर हो गए ये वर्ड्स? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर, चलिए चलते हैं कुछ ग्रामर से रिलेटेड प्यारे प्यारे से फैक्ट्स और प्यारे प्यारे से पॉइंट्स की ओर। एक चीज हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि सर इन्फिनेटिव का यूज कैसे करते हैं, कब 2+V1 आता है, किसके बाद आता है, किस वर्ड के बाद नहीं आता। सो थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर कर लेना है, ठीक है। सो ग्रामर रूल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टू शुड नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स व्हेन फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए
अगर ये जो वर्ब्स लिखी हैं आपके सामने, एडवाइज, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, वेलकम, वार्म, वार्न, फॉरबिड, ऑर्डर, रिमाइंड, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉम्प्लीमेंट, अगर इस टाइप के वर्ब्स आपको मिल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर इस टाइप के वर्ब्स आपको मिल रहे हैं और इसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अगर इस टाइप के वर्ब्स आपको मिल रहे हैं और इसके बाद कोई आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो समझ जाओ कि इसके बाद कोई भी आपका इन टू का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि शुड नॉट बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स, टू का यूज हम इन वर्ब्स के साथ नहीं करते ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, इस चीज को थोड़ा समझिए। आई एडवाइज्ड यू, इफ आई एम सेइंग आई एडवाइज्ड यू, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैंने टू लगा दिया तो गलत हो जाएगा। एडवाइज्ड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, अब ये एडवाइज्ड ही नहीं, सारी वर्ब के लिए देख लो, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड यू, आई कॉम्प्लीमेंटेड यू, आई रिमाइंडेड यू, आई ऑर्डर्ड यू, समझ में आ रही है बात? आई फॉरबिड यू, आई फॉरबिड, फॉरबिड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फॉरबिड होता है, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन, ठीक है? तो फॉरबिड आ गया, अगर मतलब कुछ भी, आई वांट यू, तो ये जितनी भी वर्ब्स हैं इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो कोई भी प्रपोजिशन या टू का यूज इसके बाद नहीं करते आप, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? तो अगर ये वर्ब्स आपको मिल गए, एडवाइस करना, टेल करना, आस्क करना, बैक करना, कमांड करना, आदेश देना, किसी को एनकरेज करना, साहस बढ़ाना, सहारा देना, दैट कुड बी, रिक्वेस्ट करना, इन्फॉर्म करना, वेलकम करना, तो अगर ये वर्ब्स आपकी आ गए तो इनके बाद कभी आप टू के साथ ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ते बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? यस और नो? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टू इज यूज्ड आफ्टर से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, रिपोर्ट, प्रे एंड डिस्क्राइब। देखिए ये जो वर्ब्स लिखी हैं आपके सामने, ये जो वर्ब्स लिखी हैं आपके सामने, इनके बाद टू का यूज करते हैं। कब करते हैं? जब इफ द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन। जैसे 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 ध्यान से समझिएगा, आई सजेस्टेड टू यू, आई सजेस्टेड टू यू। अब देखिए दूसरा पॉइंट, आई सजेस्टेड अ बुक। लॉजिक समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? देखिए सजेस्टेड के बाद जब यू मतलब बंदे की बात हुई, किसी पर्सन को रिलेट किया हमने, तो सजेस्टेड के बाद हमने क्या यूज किया? टू का यूज किया। जब सजेस्टेड के बाद हमने पर्सन की बात की तो जब टू आया उसके बाद पर्सन जुड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने अब बुक की बात की, मैंने क्या किया? एक बुक सजेस्ट की, तो बुक क्या पर्सन है? लिविंग बीइंग है? नहीं। तो सजेस्टेड के तुरंत बाद बुक आ गया, टू की जरूरत नहीं पड़ी। बस यही बताना चाहता हूं आपको। जब भी आप इस टाइप की वर्ब्स का यूज करते हैं, से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, तो इनके बाद अगर आप किसी पर्सन का यूज कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन का यूज कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तो इनके बाद टू का यूज करेंगे, तब उस ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे। जैसे आई एक्सप्लेन टू यू, मैंने एक्सप्लेन किया किसको? आपको। आई एक्सप्लेन्ड अ क्वेश्चन, तो जब मैंने बंदे को जोड़ा, यू को जोड़ा, तो मैंने टू का यूज किया। लेकिन जैसे मैंने क्वेश्चन की बात की तो टू की कोई जरूरत नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट की तरह कोई पर्सन आ रहा है, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट की तरह कोई पर्सन आ रहा है, तो आप इन वर्ब्स के बाद पहले टू का यूज करेंगे, तब वो ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर हो गई बात? वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख दोगे। क्लियर हो गई ये चीज?
यस और नो, फटाफट बताएंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, क्लियर हो गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये वर्ड्स आ जाए तो देखते देखते पकड़ लेना, ये वर्ड्स आ जाए तो देखते देखते पकड़ लेना। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। क्लियर हो गई बात? चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन, दो पॉइंट्स हैं, देखिए जरा, बताइए क्या प्रॉब्लम है, फटाफट बताइए क्या प्रॉब्लम है इन दोनों सेंटेंसेस में। वेरी गुड, पकड़ लिया सबने। वैसे रूल बताया जाता है तुरंत तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो क्वेश्चंस में कुछ बड़ा ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए गलतियां भी करके आते हैं। यू सजेस्टेड हिम, यू सजेस्टेड हिम दैट यू शुड लीव द प्लेस, यू सजेस्टेड हिम दैट यू शुड लीव द प्लेस। अब देखिए सजेस्टेड के बाद डायरेक्ट हमने हिम का यूज कर दिया, गलत हो गया। क्या होना चाहिए? सजेस्टेड टू हिम। दूसरे की बात करें अगर हम, शी सैड मी दैट शी वुड हेल्प मी। अब देखिए शी सैड मी, सैड के बाद क्या यूज करना है? टू का यूज करना है। शी सैड टू मी, शी सैड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, तब ये करेक्ट होगा। समझ में आ गई भावना है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, ओके, अगला पॉइंट क्या है? देखिए इस पॉइंट को जरा अच्छे से समझिएगा। सेल्डम और नेवर, seldom, if ever, little or nothing, little if anything are correct, but it is wrong to say seldom or ever, little or anything। समझ में आ गई बात? ये पूरी फ्रेज की तरह आप देखिए इनको, सेल्डम के बाद अगर और आया तो नेवर ही आएगा, और सेल्डम के बाद अगर इफ आया तो एवर ही आएगा। सेल्डम के बाद और आया तो नेवर ही आएगा, सेल्डम के बाद इफ आया तो एवर ही आएगा। लिटिल और नथिंग, लिटिल के बाद और आया तो आगे क्या मिलेगा? नथिंग मिलेगा। लिटिल इफ एनीथिंग। समझ में आ गई बात? तो इनको एज अ फ्रेज देखेंगे। अब सेल्डम मीन्स क्या होता है? कभी कभार। सेल्डम और नेवर, जैसे ही सेल्डम और नेवर गोज टू जिम, मतलब क्या है इसका? ही सेल्डम और नेवर गोज टू जिम, मतलब वो ना के बराबर जिम जाता है। सुबह उठता है, प्लान करता है पूरा जिम जाने का, मतलब शाम को प्लान करता है। ज्यादातर ऐसे प्लान शाम को ही होते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठना है या 4 बजे उठना है, सुबह रनिंग करनी है 5 किलोमीटर की और जिम जाना है, कल से मेरा रूटीन बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब सुबह होती है ना और अलार्म बज रहा होता है, अलार्म रिंग कर रहा होता है और हम फोन को ऑफ कर देते हैं और सो जाते हैं, मतलब प्लान पूरा कर लिया, किया कुछ नहीं। सेल्डम और नेवर, ना के बराबर। ही सेल्डम इफ एवर गोज टू जिम, ज्यादातर अक्सर कुछ ऐसे सेंस में यूज करते हैं। लिटिल और नथिंग, कुछ नहीं। लिटिल और एनीथिंग, कुछ के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। लिटिल और नथिंग को आप लिटिल की तरह देखिए, ना के बराबर। लिटिल इफ एनीथिंग को आप अ लिटिल की तरह देखिए, कुछ के सेंस में। ठीक है, आर करेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? लिटिल के साथ और आया तो नथिंग, लिटिल के साथ इफ आया तो एनीथिंग, सेल्डम के साथ और आया तो नेवर, और सेल्डम के साथ इफ आया तो एवर। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं भाई कितना क्लियर है। करो जरा, देखो क्या प्रॉब्लम। ओके, अगर मैंने बोला इस पर्टिकुलर सेंटेंस को, समझ गए होंगे सेल्डम और एवर कुछ नहीं होता भाई। अभी मैंने बताया है तो तुरंत समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में ये चीजें हम देखते ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमें तो पूरा ही गलत लग रहा होता है या कभी कभी पूरा ही सही लग रहा होता है। तो समझना, सेल्डम के साथ और आया तो नेवर आएगा, और अगर इफ आएगा तो
अगर इफ मिलेगा तो एवर आएगा, और मिलेगा तो नेवर, इफ मिलेगा तो एवर। समझ में आ गया? लिटिल और नथिंग, लिटिल इफ एनीथिंग, कुछ ऐसा। तो अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें यहां से, तो हमारा जो आंसर जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? बिल्कुल लिटिल इफ एनीथिंग, लिटिल और नथिंग। ठीक है, इस कॉमा को भूल जाओ, वैसे पूरा ही है ये। ठीक है, तो अब अगर लिटिल के साथ और आया है तो एनीथिंग तो नहीं आएगा, यहाँ पे नथिंग आएगा, मतलब मैंने पार्टी में कुछ लिया ही नहीं, ऐसे ही चलाया मैं कोल्ड ड्रिंक पी के। ठीक है, या वो भी नहीं पी, पानी पी के चलाया, कुछ ऐसा। तो सिंपल सी चीज है, समझ गए ना चीजों को? ओके, सो पॉइंट क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ से? वेरी गुड, सबका सही है भाई, इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग बचपन से ही। चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वेरी गुड, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला पॉइंट एडवर्ब क्विज पे चल रहे हैं सर। बहुत ही प्यारी सी क्विज है, देखेंगे समझेंगे और अपने आंसर टिक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। Okay, she was immensely paid for how skillful she handled the crowd. मतलब उसको इस चीज के लिए बहुत अधिक पे किया गया है कि उसने किस तरह से स्किलफुली क्राउड को हैंडल किया, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना सेंटेंस स्ट्रक्चर को, तो भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे स्किलफुल तो बंदा होगा, एडजेक्टिव होगा, और उसने क्राउड को जो हैंडल किया, क्वालिफाई तो उसको करना है, मतलब यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है। तो स्किलफुल की जगह पे जब आप स्किलफुली यूज करेंगे तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, स्किलफुली का यूज करेंगे तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, मतलब एडवर्ब की जरूरत है। और जनरली किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। एडजेक्टिव के लास्ट में जब आप एलवाई जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने बी पार्ट टिक किया है ना तो पहली बॉल पे भाई सिक्सर लग चुका है आपका, वरना थोड़ा सा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट टिक करेंगे आंसर। I met her about 10 years ago. I met her about 10 years ago and have remembered her ever for. देखिए एक सिंपल सी चीज समझिएगा, यहाँ पे एवर फॉर कुछ नहीं होता, इट्स एवर सिंस। मतलब मैं उससे मिला था 10 साल पहले और मैं अभी भी, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस, और अभी भी मैं उसे याद करता हूँ, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे एवर जो फॉर लिखा हुआ ये गलत फ्रेज है। इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? एवर सिंस का यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब तब से अब तक याद करता हूँ, कुछ ऐसा, पास्ट से अब तक की बात कर रहा है। ठीक है, सो बिल्कुल 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 आंसर हमारा क्या जाएगा? बिल्कुल डी पार्ट। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर पास्ट से शुरू किया तो आगे पास्ट में ले जाइए ना, ये हैव रिमेम्बर्ड कैसे लग गया? हैड रिमेम्बर्ड होना चाहिए। आ रहा है ये दिमाग में? आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, अच्छा एक चीज देखना, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, कंफ्यूजन तो क्लियर होना जरूरी है भाई, वरना फिर फायदा क्या हुआ इस क्लास का। आई मेट हर अबाउट 10 years ago, सेंटेंस खत्म, या ये और आगे बढ़ रहा है? एंड तो एक कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम कर रहा है दो क्लासेस को। हाँ, अगर ये एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर होता तो नो डाउट ये पास्ट ही होता। तो यहाँ पे ये सेंटेंस खत्म हो गया। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? मैं उससे मिला 10 years ago, 10 साल पहले, कंप्लीट, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर, एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर सिंस, और तब से अब तक मैं उसे याद करता हूं, या तब से अब तक वो मुझे याद है।
तो एक पास्ट की बात कर रहा है और एक क्लॉज, जो क्लॉज ही अलग है, एंड से जुड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, मतलब अभी भी याद है मुझे वो, कुछ ऐसा। तो आंसर हमारा क्या जाने वाला है, जो एवर फॉर लिखा हुआ है ये गलत है, ये फ्रेज गलत है, उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एवर सिंस। तो अगर आपने सी पार्ट टिक किया तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो गया, और अगर आपने डी पार्ट टिक किया तो भाई आपका सिक्सर लग चुका है। वेल डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखियो, टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक चीज आप सबको पता है, क्या पता है, बता चुका हूं, एडजेक्टिव टॉपिक में ही बता चुका हूं ये बात मैं आपको। देखिए समझिएगा इस चीज को, अगर मैं सीनियर की बात करूं, जूनियर की बात करूं, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, प्रेफर, इस टाइप के वर्ड्स कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। ये किस में आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं। वैरी का यूज, वैरी का जो यूज होता है आपका, वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, और जो मच का यूज होता है वो सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री में होता है। ठीक है, राजीव इज वेरी सीनियर कुछ नहीं होता, बोलते हैं, बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन गलत। सीनियर मतलब सीडी, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अब अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है मतलब इसके पहले वेरी नहीं आना चाहिए, वेरी की जगह पे जब आप मच का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। ठीक है, सो राजीव इज मच सीनियर टू मी, सो आई डेयर नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम। तो राजीव मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है और इसलिए मेरी उनकी जो डिसरेस्पेक्ट करना है, जो उनका अपमान करना, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका अपमान करूं, कुछ ऐसा। तो जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए, जैसे यू आर वेरी टॉल, यू आर मच टॉलर, कुछ ऐसे, समझ में आ गई बात। तो टॉल के पहले तो मैंने वेरी लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव डिग्री के पहले वेरी आता है। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी हैव टू ऑलवेज यूज मच, नॉट वेरी। In the case of comparative degree, we have to always use much. Is that clear? Point clear हो गया है सबको? There should be no confusion. Clear? चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल, तो जिन्होंने भी ये पार्ट टिक किया बिल्कुल उनका सिक्सर लग चुका है, पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है उनका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, देखते भाई अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही पकड़ लेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका क्लर्क लेवल में। ये क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके, क्वाइट और ऑल दोनों का यूज एक साथ तो नहीं कर सकते। आप क्वाइट राइट लिख दें या ऑल राइट लिख दें, सही है। सरोज सेड इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, तो क्वाइट राइट हो सकता है या ऑल राइट हो सकता है। टू रिजेक्ट द ऑफर, मतलब सरोज ने कहा कि वो सही है, ऑफर को रिजेक्ट करना सही है, कुछ ऐसा। तो क्वाइट और ऑल दोनों एक साथ कभी यूज नहीं करेंगे। नाउ वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट क्वाइट और ऑल दोनों एक साथ कभी यूज नहीं हो सकते। आप क्वाइट राइट बोल सकते हैं, ऑल राइट बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। इस बार मैक्सिमम एस्पिरेंट्स करेक्ट कर रहे हैं आंसर। ठीक है, वैसे देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था उस पार्ट में। ठीक है, ओके। एरर को कभी देखने के बेस पे मत करो। मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को करते हुए ऐसे कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है, पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा। जैसे क्लास में मैं था एक बार 4-5 ईयर्स बैक, 5-6 ईयर्स बैक, तो मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि हाँ सर कौन बताएगा इसका आंसर। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं बता सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ बताओ। अब उसने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा और कहा सर सी पार्ट में प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, कहा सर ये नहीं पता, सी पार्ट में प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा सी पार्ट में प्रॉब्लम है, ओके, तुमने पढ़ा और तुम्हें लग रहा है सी पार्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्यों नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है।
कैसे पकड़ा सी पार्ट? तो सर पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा था, जब मैं पढ़ रहा हूं तो ये अच्छा नहीं लग रहा है इस पार्ट में। तो ऐसे अच्छे लगने की बेस पे टिक मत करो, ठीक है, लॉजिकली टिक करो। होता है, ऐसा होता भी है, सही भी हो जाता है, लेकिन इससे गलतियां भी होती हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ग्रामेटिकल अप्रोच के साथ जब टिक करोगे तो 100% आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक सेंटेंस आपने बहुत सुना होगा, बचपन से ही सुना होगा, 7th 8th क्लास से। वो सेंटेंस क्या था, मैं याद दिलाता हूं आपको। ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब क्या होता था? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक मतलब क्या? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। जब भी आप टू और टू का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये जनरली नेगेटिविटी की बात करता है। जब भी आप टू टू का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये जनरली नेगेटिविटी की बात करता है, नेगेटिव सेंस रखता है। समझ में आ गई बात? तो शी इज टू ग्लैड टू रिसीव द ऑफर लेटर, गलत हो गया ना? तो ये तो नेगेटिविटी की बात करेगा, और अगर उसे ऑफर लेटर मिला ना तो वो तो पॉजिटिविटी की बात हो रही है वहां पे। सो शी इज टू ग्लैड नहीं होगा, शी इज वेरी ग्लैड। टू ग्लैड की जगह पे वेरी ग्लैड का यूज कर दो, करेक्ट हो जाएगा। टू की जगह पे वेरी, क्योंकि टू जनरली जो है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स की तरह यूज होता है। टू प्लस टू का यूज अनप्लीजेंट एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, टू का यूज एक्सटेंट के लिए भी करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला, अगर मैंने टू का यूज कर दिया, टू के साथ ना करके वैसे ही टू का यूज कर दिया, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट। अब अगर मैंने बोला ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू वॉइस, अगर मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूं ही इज टू वॉइस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी नेगेटिव सेंस रख रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ये एक्सटेंट को दिखा रहा है, ये एक्सटेंट को दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं ही इज टू वॉइस, एक्सटेंट क्या होता है? लिमिट, सीमा, मतलब बहुत ज्यादा ही वॉइस है, जितना नहीं होना चाहिए उतना वॉइस, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वॉइस, कुछ ऐसा, बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है, कुछ ऐसा। अब यहां पे अगर मैं देखूं ही इज टू वॉइस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये गलत हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाए? ही इज टू वॉइस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब ही इज सो वॉइस दैट ही कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ में आया? ये तो सरकेज़म थ्रू करने की बात होगी। हाँ, वो तो इतना बुद्धिमान है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकता, पता है आपको? वो इतना इंटेलिजेंट है कि क्वेश्चन तो उससे होता ही नहीं है, वो देखता है बस, ठीक है। तो ये तो सरकेस्टिक बात हो गई अपने आप में, स्पोकन के लिए, लेकिन एक्चुअल में इस टाइप के स्ट्रक्चर गलत हो जाएंगे। ही इज टू डल, ना कि टू वॉइस, इस कंडीशन में, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस और नो? तो जब भी टू प्लस टू का यूज करेंगे, बात होगी किसकी? नेगेटिविटी की बात होगी, और नेगेटिविटी को ही रिलेट करेंगे ऐसे स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? 100% चीजें क्लियर होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए चले नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, सो द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जब भी हम टू मच की बात करते हैं, आप सबको पता है जब भी हम टू मच की बात करते हैं तो आगे हमें मिलता है नाउन, और जब भी हम मच टू की बात करते हैं, मच टू, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना हो, तो आगे मिलता है हमें एडजेक्टिव। जब भी हम टू मच की बात करते हैं तो हमें मिलता है नाउन, और जब भी हम मच टू की बात करते हैं हमें मिलता है एडजेक्टिव। जैसे चलो फेलर ही ले लेते हैं, यहां पे फेलर लिखा है, हिज फेलर gave me too much pain। नाउ मैंने क्या लिखा, हिज फेलर gave me too much pain। तो टू मच का यूज किया कब, जब आगे पेन आया। पेन क्या है, नाउन है, पेन मतलब दर्द, नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूं हिज फेलर इज टू मच पेनफुल, तो पेनफुल नाउन नहीं है, पेनफुल तो एडजेक्टिव है, पेनफुल तो कुछ होगा ना, दर्द भरा तो कुछ होगा ना, पेन नाउन है, लेकिन पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके पहले आपको टू मच का यूज नहीं होगा, टू मच की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, मच टू का यूज करेंगे। बिल्कुल, सभी का सिक्सर लग चुका है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। टू मच की जगह पे मच टू का यूज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स के पहले मच टू का यूज करते हैं और नाउन्स के पहले आप टू मच का यूज करते हैं, तब सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट जाता है। हिज फेलर इज मच टू पेनफुल फॉर हिज फैमिली, मतलब उसकी जो असफलता है उसकी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा दर्द भरी है, बहुत ही ज्यादा परेशानी से भरी हुई है, कुछ ऐसा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल पूरा एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, जिसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। Your time starts now. The amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. Now, one thing you should keep in your mind that जब भी हम बात करेंगे fairly की, fairly पॉजिटिविटी की बात करता है और rather नेगेटिविटी की बात करता है। फेयरली पॉजिटिविटी की बात करता है और अदर नेगेटिविटी की बात करता है, पहला पॉइंट। तो अगर मैंने बोला अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड का मतलब क्या होता है भाई, अनजस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, अनुचित। अब यहां पे मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, नेगेटिव बात कर रहा हूं, जरा बताओ। The amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified। मतलब जो जो अमाउंट दिया गया है कंपनी के द्वारा डेड वर्कर्स की फैमिली को, डिपेंडेंट्स को, इज फेयरली अनजस्टिफाइड, वो क्या है, अनुचित। तो यहां पे फेयरली की जगह पे रेदर का यूज करेंगे। अगर उचित होता, जस्टिफाई होता, तो हम फेयरली का यूज कर देते पॉजिटिव सेंस में। लेकिन यहां पे तो नेगेटिविटी की बात हो रही है ना, कि वो अनुचित है, जो कंपनी ने दिया वो सही नहीं दिया, तो यहाँ पे नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। तो भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे फेयरली की जगह पे क्या आएगा, रेदर आएगा, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। तो फेयरली की जगह पे अगर रेदर आएगा तो बीमारी किस पार्ट में आएगी, डी पार्ट में बीमारी आएगी। बिल्कुल, सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप डी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। When carefully examined,
When carefully examined, it was found that there were some missing pieces. When carefully examined, अच्छा देखिए एक चीज समझिएगा, ये जो केयरफुली है, ये जो केयरफुली लिखा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है अगर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, मेन वर्ब के बाद आता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जाएगा, व्हेन एग्जामाइंड केयरफुली, जब अच्छे से केयरफुली अच्छे ढंग से जांच की गई, इट वाज फाउंड दैट देयर वर सम मिसिंग पीसेस, तो ये पाया गया कि वहां पे जो पीसेस थे वो मिसिंग, कुछ ऐसा। तो अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देख के समझ पा रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज जनरली मेन वर्ब के बात करते हैं। केयरफुली विल कम आफ्टर एग्जामाइंड, देखिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। केयरफुली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, केयरफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एंड शुड बी यूज्ड आफ्टर द वर्ब, इसका यूज हम वर्ब के बाद करते हैं। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी व्हेन एग्जामाइंड केयरफुली, करेक्ट सेंटेंस क्या जाएगा, व्हेन एग्जामाइंड केयरफुली। क्लियर हो गई ये बात। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज आप मेन वर्ब के बाद करेंगे, इस चीज को फिक्स कर लो माइंड में। एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज आप मेन वर्ब के बाद करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए टिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑलवेज, नेवर, एवर, ये क्या है भैया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, जो नंबर को बताते हैं कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी बारंबारता की बात करूं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। So the government of our country should always make public health an important part of its agenda। मतलब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को हमेशा जो पब्लिक हेल्थ है उसको एक अपना एक महत्वपूर्ण एजेंडा बनाना चाहिए, ठीक है, उसको आगे लेके आना चाहिए एक महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑलवेज शुड गलत हो जाएगा, शुड के बाद आप ऑलवेज का यूज करेंगे। जो ऑलवेज आएगा ना ये शुड के बाद आएगा, मतलब मेक के पहले आपको ऑलवेज का यूज करना है कहीं ना कहीं। तो बीमारी कहां पे, बी पार्ट में बीमारी है, ऑलवेज शुड की जगह पे शुड ऑलवेज का यूज करेंगे, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो, ओके। सो बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टेक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है माय डियर एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, उसके बाद अपना स्कोर बताएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेशन को लाइक और शेयर करते चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाते चलेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते देखते पकड़ पा रहे होगे। स्टूडेंट्स हैव बीन प्रैक्टिसिंग हार्डली फॉर देयर स्कूल स्पोर्ट्स डे एंड सो दे डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। देखिए स्टूडेंट्स जो है मेहनत कर रहे हैं, अब हार्डली मतलब मुश्किल से, अब अगर मुश्किल से मतलब नेगेटिव सेंस, तो मेहनत कर रहे हैं ना जेन्युइन तरीके से। जैसे अगर मैंने बोला ही वर्कड हार्ड और ही वर्कड हार्डली, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैंने बोला ही वर्कड हार्ड और अगर मैंने बोला ही वर्कड हार्डली, सेंटेंस तो दोनों से ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या, ही वर्कड हार्ड मतलब उसने मेहनत की, ये पॉजिटिव सेंस रख रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैंने बोला ही वर्कड हार्डली मतलब उसने मुश्किल से ही मेहनत की, कि बुराई हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंस रख रहा है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिविटी की जरूरत है, मतलब हार्डली नहीं बल्कि हार्ड आएगा, एलवाई हटा देंगे हार्ड। द स्टूडेंट्स हैव प्रैक्टिसिंग हार्ड,
to their for their school sports day and so they deserve the first prize। कुछ ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जाएगा। सो हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, बिल्कुल क्या बात है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फटाफट अपना स्कोर बताना शुरू कर देंगे। आउट ऑफ 10 आपने क्या स्कोर किया है। ओके सो आपका होमवर्क आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आंसर करना शुरू कर देंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर आपके चाहिए, साथ ही साथ अपने रेगुलर थॉट्स देंगे, मैं आपके थॉट्स भी आगे रखूंगा क्लासेस में, ठीक है। सो कल जो आपको होमवर्क मिला था उसके आंसर्स आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। साथ ही साथ अगर आप पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महंतराज, तो तुरंत जुड़ जाएंगे। सेशन का पीडीएफ, डिस्कशन, शाम को क्विज, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये एक डिस्कशन फोरम है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना। आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश बाय नितिन महंतराज, या इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप करके डायरेक्ट आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो इसी के साथ ये सेशन आज का हो चुका है समाप्त। भाई अगर सेशन में मजा आया तो सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में डे 12 की क्लास के साथ, ठीक सुबह 10 बजे 10 AM फिक्स कर लीजिए टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।